उनको उनको फोन भी करते होते हैं। यही मैं कहने ही वाला था कि काश हम उन जी, जी। पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं, हाँ। वरना तो वो बहुत गुस्सा करते हैं जब उनसे कोई क्रिटिकल क्वेश्चन होता है। हुँ, खास तौर पे हम्म। अभी जो आपने फरमाया कि जी। किस तरह से और कब तक होगा। देखें, इस वक्त जो है वो सिर्फ अमेरिका के अंदर प्रेशर नहीं है, बल्कि दुनिया हुँ। भर से प्रेशर है। जी, जी। आपको एक डेवलपमेंट बताऊं, दूसरी जो हमारे यहाँ चाइना का जो हुँ, किरदार है इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिसका मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है वो चाइना गए हैं। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वजीर खारजा भी साथ में गए हैं। और हुँ, ये जो एक आप कह लें कि इन्वायरमेंट बनाना है इस मुज़ाकराती अमल को एक मानी खेज और आप कह लें कि नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का मैंने आपको जिक्र किया था कि गारंटर्स की जरूरत पड़ेगी इस हुँ, सारी सूरत हाल के अंदर। किसी तौर पे भी चाइना अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार है, ट्रस्ट नहीं कर रहा। और ज़ाहिर है हम्म। अमेरिका के प्रेसिडेंट जैसा कि बयान देते हैं उसके बाद तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हुँ, तो हमने कल ये बात कही थी कि अभी जो रशिया या चाइना समेत मशरक़ वस्ता के ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज और साथ ही में यूके, ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अब ईरान का ये डिमांड आएगा कि वो अकेले मुज़ाकरात तो करेगा अमेरिका के साथ। ज़ाहिर है ये तनाज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान है और पिछले ज़ाहिर है 5 डेकेड से चल रहा है। लेकिन उस मसले के हल के लिए और उसको सॉलिड और सीमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कि इस सारी सूरत हाल से मुतासर हुँ, हैं, वो तमाम इसमें विटनेस अकाउंट भी बने और साथ में गारंटर्स भी हुँ, बने। जी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अब सदर सही। ट्रंप का अपना माइंड सेट है कि जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दे दिया कि उन्होंने फोन चूंकि मुझे हुँ, कर दिया है कि आप हम्म। इस मुद्दत को बढ़ा दें, वरना वरना किसी की वो सुनते हैं। ये बड़ी हुँ, बिल्कुल। बात है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल बात वो सुन रहे उन्हीं हैं के कि सुनते वो हैं जो कि उनकी उनको मर्जी कहते हो, हैं कि आप बिल्कुल। इसको बढ़ा दें इस मुद्दत को, तो वो हम्म। अ, जी। हाँ जी, और वो जंग बंदी की जो है मदद को तवसी उसमें कर देते हैं। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन चूंकि देखें ज़राए के हवाले से और सफारती ज़राए के हवाले से ऐसी होती है हुँ, जिसमें जो उनको रिकमेंड किया जा रहा होता है प्रेसिडेंट ऑफिस हम्म। को। तो जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस लिहाज से कि देखें मुज़ाकरात के हवाले से अगर कोई भी नेगेटिव बात की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट, उसके फॉल आउट्स बहुत बुरे होते हैं। सही। बिल्कुल अभी तक जो ऐसे हमारे ही है। पास इंफॉर्मेशन है उसके तहत सदर ट्रंप को ये बता दिया गया है कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जिस तरह वो खुद भी एक ही जुमले में कहते हैं कि मुज़ाकरात भी होंगे और कामयाब होंगे, और साथ ही कहते हैं मैं उनको पत्थर के ज़माने में धकेल दूँगा। तो हुँ, अब उन्हें हम्म। एक एक लाहे अमल की तरफ चलना पड़ेगा और उनको एडवाइस भी किया जा रहा है इनसाइड भी कि अब उन्हें ये जो ब्लॉकेड है इसकी फौरी तौर पे खात्मे का, और साथ ही में जो वेसल पकड़ा हुआ है ईरानी तेल बरदार जहाज़, उसको जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, या उसे फौरी तौर पे जो है उसके बारे में अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। भट्टी साहब ये तो जिसके बाद अभी आपको पता है कि आपकी बात बिल्कुल तैयारियां दुरुस्त है मुकम्मल कि थी और हाँ, जीडी वैंस जो है। जी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जो खबर दे रहे हैं हमें कि ब्लॉकेट को ख़त्म किया जा सकता है। रोहिल साहब, कैन यू हियर मी? मैं आप सुन सकते हैं मुझे, डॉक्टर साहब? जी जी। हाँ, जी मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये जिस तरह आसिफ अली भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ऐलान अमरीकी सदर की जानिब से सामने आ सकता है कि ब्लॉकेट का वो ख़ात्मा कर दें और फिर उनका जो वेसल पकड़ा हुआ है उसको भी छोड़ दें। लेकिन आप समझते हैं, एक तरफ तो ये आसिफ अली भट्टी साहब की ये न्यूज़ है, दूसरी तरफ मैं ज़रा थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब से थोड़े दिन पहले जब तक ब्लॉकेट नहीं हुई थी तो उस वक्त हम देख रहे थे कि ईरान की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम दिखाई दे रही थी आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से। और हम ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया ही उनसे मुतालबा कर रही थी कि जी आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। लेकिन जैसे ही ब्लॉकेट हुई है तो उसके बाद तो हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिल्कुल यकसर तब्दील हो गई है। ईरान अब मुज़ाकरात की टेबल से भी पीछे चला गया और उसने अब मुतालबा नंबर 1 ये कर दिया है कि जी ब्लॉकेट को खोला जाए। तो आप क्या समझते हैं कि अभी मेरी रात में भी बात हो रही थी कुछ तज्जियाकारों से अमेरिका में, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। तो क्या आप इसको स्मार्ट मूव करार दे सकते हैं, चूंकि अब तो ईरान के लिए भी मौशी तौर पर जो उसकी चीज़ें थीं, ख़ास तौर पर खुराक के हवाले से जो उसकी तेल की तरसील हो रही थी, वो सब भी रुक जाएगी। तो सही मानों में अब ईरान के लिए ख़तरा पैदा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या आपका इसके ऊपर टेक है? जी मैं यही कह रहा था कि अभी ईरान के लिए मुश्किल हो गई है ना। हम्म, उससे पहले तो जो ब्लॉकेट थी वो ईरान ने की हुई थी, तो जी हाँ। ईरान जो है वो देख रहा था जिन लोगों को जाने देना है उनको जाने देना है, जिनको रोकना है उनको रोकना है। अब ये है कि ईरान के लिए ब्लॉकेट है, बाकी हम्म, मुल्कों के लिए तो ब्लॉकेट नहीं है। अगर हम्म, बाकी किसी तरीके से निकल वहां से आए हैं अगर,
तो उनके लिए मुश्किल जो है वो हम्म। इस सूरत हाल में सिर्फ ईरान के लिए, ईरान को जी। मैं आपको कह रहा था ना कि ईरान को फाइनेंशियली अपाज करना, उनको पैरालाइज करना, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को, उनकी एक्सपोर्ट को, उनकी दरामदात और बरामदात दोनों को रोकने की जो ये कोशिश है, ये तो गला घोटने वाली बात है ना। हम्म। इसमें ईरान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये बड़े अरसे से लोग कह रहे थे कि अगर ईरान की एक्सपोर्ट चलती रहे तो ईरान जो है वो बड़े अरसे तक जंग लड़ सकता है। लेकिन अगर ईरान की एक्सपोर्ट बंद हो गई और ईरान को अगर अपनी माली सूरत हाल इतनी शदीद हो गई कि उनके पास डॉलर खत्म हो जाए, तनख्वाह खत्म हो जाए। हम्म। आप ये देखिए कि जब शाम में हाफिज अल असद, ये बशार अल असद की जब गवर्नमेंट गिरी थी, उस वक्त भी यही हुआ था कि उनके पास भी ऑयल रिजर्व थे और छोटी मोटी ऑयल एक्सपोर्ट थी। हम्म। तो जब बगावत शुरू हुई तो उस बगावत के अंदर वो जो ऑयल वाला हिस्सा था वो बागियों ने ऑयल और अपने तुर्किया की मदद से उसको गवर्नमेंट से हटा दिया। तो अब जो उनके पास लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, उनके जनरल जो है वो कहते हैं कि जी हमें $100 महीने की तनख्वाह मिलती है तो मेरे सिपाही क्या लड़ेंगे। तो हम्म। ईरान को भी अब इसी सूरत हाल से ये दो चार करना चाहते हैं। हम्म। स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है इन दैट सेंस। और मैं वही ये कह रहा था आपसे कि जंग होती है तो अमेरिका की बमबारी हो रही है, लेकिन अगर तजारती नाकाबंदी होती जी। है तो उसमें अमेरिकी अवाम को कोई मुश्किल नहीं हम्म। होती। तो उनके लिए, सही। अमेरिका के लिए ये विन विन जी। जी। पोजीशन है। और जी। इसीलिए ईरान जो है इससे किसी न किसी तरीके से हम्म। अपना छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। वो अपनी बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं और अपनी लेन्स खुली रखना चाहते हैं। देखें, बिल्कुल। किसी भी मुल्क की जो नेवी है उसका नंबर वन उसका चार्ज ये होता है कि उस मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और समुद्र तक उनके जो रास्ते हैं उनको कोई रोक ना सके। जी हाँ। अब ये बिल्कुल ऐसी बिल्कुल बात है। ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। आसिफ अली भट्टी से भी एक बार फिर से उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। आसिफ, जिस तरह का सिनेरियो आप देख रहे हैं, ईरान पर प्रेशर और अमेरिका की तरफ से कभी इसरार कभी तकरार, तो क्या समझते हैं आप, मुज़ाकरात एक तो होने जा रहे हैं, दूसरा आप क्या समझते हैं कि पहले से मुनफरिद होंगे, इस बार कोई हल निकल पाएगा? देखिए, पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से जैसा कि अभी स्ट्रैटेजी का ज़िक्र हो रहा है कि अमेरिका ने ब्लॉकेड इस वजह से की है कि ईरान को भी एक दफ़ा मुआशी बहरान की तरफ ले जाया जाए या उन्हें मजबूर किया जाए कि उनकी मुआशी जो सूरत हाल है उस पे उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ईरान के साथ कौन ममालिक खड़े हुए हैं। मैंने पहले ज़िक्र किया था आपसे कि ईरान के साथ चाइना और रशिया दोनों की एक सपोर्ट हासिल है और कई यूरोपियन कंट्रीज़ भी उनके साथ राब्ते में हैं। तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा कि ईरान को घुटने टेकने के लिए उनको इकोनॉमिकली जो प्रेशर है वो उन पे डाला जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अमेरिकी सदर के हवाले से या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो समझ पा रहे हैं इस सूरत हाल को, चूँकि इलेक्शंस सबसे बड़ा इश्यू बन गया है। इस वक़्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है इनकी रिपब्लिकन्स की, और उसमें डेमोक्रेट्स के लिए एक विन विन सिचुएशन बन गई है। ये जंग जो शायद अवामी सतह पर तो इतनी मकबूलियत उनको नहीं हासिल होगी जो जमात है उनकी, लेकिन ये जो जंग है इसने उनको एक स्पेस दे दी है दोबारा से। और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो जो उनके ऊपर इल्जामात आते हैं कि उन्होंने काम नहीं किए थे, वो लोग भूलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो रिपब्लिकन्स का जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इमेज है वो काफी ज्यादा खराब हुआ है इस लिहाज से कि मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल बढ़ रही है। सही। सबसे इंपॉर्टेंट तो इम्पैक्ट आसिफ जो हो रहा भट्टी है वो साहब, तेल ये की जो प्राइसेस आपने के बड़ा ऊपर हो रहा अहम है। तेल नुक्ता की उठाया है, हालांकि तो तेल डेमोक्रेट इतना ज्यादा रहनुमा इंपोर्ट ताहिर नहीं रोहेल करता साहब भी अमेरिका। हमारे साथ मौजूद हैं, तो ताहिर साहब से भी इसके ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर बात कर लेते हैं। ताहिर साहब, कितना फ़ायदा हुआ है डेमोक्रेट्स को इस जंग के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात के बाद, और ख़ास तौर पर मिड टर्म इलेक्शन अब आने वाले हैं, तो क्या स्टैंडिंग देख रहे हैं आप रिपब्लिकन्स की? मैं ये समझता हूँ कि फिलोसॉफिकली दो तरीके हैं। एक तो इसको बहुत सतही तौर पे देखने की एक वो एंगल है, और एक डीप डाइव है। डीप डाइव में डेमोक्रेटिक पार्टी अनफॉर्चुनेटली और रिपब्लिकन पार्टी में जो अमेरिका की खारजा जी। पॉलिसी है, मशरक़ वस्ता की पॉलिसी है, इसराइल को पंप करने की पॉलिसी है, वो दोनों की एक ही है। जी जी। मैं आपको ये भी कहता चलूं कि हमारे यहाँ ये भी तासुर पाया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना जो था वो डेमोक्रेटिक पार्टी का
इसराइल ने जब गजा पे अटैक किया, वहाँ कत्लेआम करना शुरू किए, अमेरिका या डेमोक्रेटिक पार्टी जब बरसर इक़्तिदार थी तो वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सके। अगर वो अच्छी तरह से मैनेज कर लेते तो डोनाल्ड ट्रंप शायद ना, डोनाल्ड ट्रंप ही शायद नहीं आ देता हूं। पाते। चूँकि आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पे है।